देखो बच्चे, आज हम और एक यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जिसका 4 पार्ट है। पहला क्वेश्चन है कि डिस्कस कॉजेस एंड, क्या बोला, डिस्कस कॉजेस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड है उसका क्या क्या कॉज है और प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, यहाँ पे इसमें हम डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चल के हम दूसरा डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं कि जो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है। पहले ये समझिए कि व्हाट इज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब जैसे हमारे घर में हम जानते हैं कि जो सप्लाई है, एक होता है फेज, दूसरा न्यूट्रल। फेज एंड न्यूट्रल अगर बिना लोड के, विदाउट लोड में अगर फेज न्यूट्रल कनेक्ट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। समझ में? विदाउट लोड में अगर फेज न्यूट्रल के कांटेक्ट में आ जाता है, कनेक्ट हो जाता है, तो उसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो शॉर्ट सर्किट होने से क्या होगा ना, सर्किट में वेरी वेरी हाई करंट फ्लो होगा, बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगा। उस वजह से वायर मेल्ट हो सकता है, आपका अप्लायंसेस खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट है, तो शॉर्ट सर्किट के क्या क्या कॉजेस है। एक पहला होता है डायरेक्ट कंटैक्ट ऑफ फेज एंड न्यूट्रल वायर ड्यू टू डैमेज ऑफ इंसुलेशन। मतलब अगर वायरिंग बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है किसी वजह से, अगर उसके ऊपर जो वायर के ऊपर इंसुलेशन है, अगर इंसुलेशन कट होता है तो फेज और न्यूट्रल क्या हो सकता है, कांटेक्ट में आ सकता है, तो उससे शॉर्ट सर्किट होगा। दूसरा पॉइंट क्या है ना, फॉल्टी अप्लायंसेस और वायरिंग। अगर आपका जो वायरिंग करने वाला वो खुद ही गलत कर दिया है, कहीं पे ऐसे लगा दिया कि फेज न्यूट्रल कांटेक्ट में आ गया, तो वहां पे आप सप्लाई देते ही क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा। और फॉल्टी अप्लायंसेस, कोई पुराना अप्लायंसेस है, बहुत ज्यादा पुराना है, उसका वाइंडिंग जो है अंदर से खराब है, मतलब डैमेज हो गया है, तो उस वजह से भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तीसरा कॉजेस क्या है ना, ओवर हीटिंग ऑफ केबल्स। क्यों ओवर हीटिंग होता है? ओवर हीटिंग ऑफ केबल, केबल बहुत ज्यादा गर्म होता है। क्यों? अगर बहुत पुराना केबल है, ओल्ड और थीन वायर्स, बहुत पतला, अगर बहुत पतला या बहुत पुराना केबल है तो उसमें अगर ज्यादा करंट फ्लो होता है तो ओवर हीटिंग होता है। ओवर हीटिंग की वजह से इंसुलेशन डैमेज होकर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तीसरा कॉज क्या है ना, नेल्स और स्क्रू पेनिट्रेटिंग वायर इनसाइड द वॉल। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा हैंगर टंगाना है, साथ टंगाना है, हम दीवार में क्या करते हैं, कील ठोकने लग जाते हैं। तो अगर वो वायरिंग की जगह में लग गया तो जो नेल है यानी स्क्रू है तो कांटेक्ट में आ सकता है, फेज न्यूट्रल को क्या कर सकता है, कनेक्ट कर देगा। इस वजह से आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और क्या कॉजेस है ना, एनिमल्स क्या है, रैट, इंसेक्ट, ये क्या करते हैं, कभी कभी चूहा होता है ना, काट डालता है, वायर काट दिया, तो अगर फेज न्यूट्रल कट हो गया, कांटेक्ट में आ गए, तो वो क्या बनाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो दीज आर द मेन कॉजेस ऑफ द शॉर्ट सर्किट। इन्हीं किसी वजह से सर्किट में क्या होता है, फेज न्यूट्रल कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो अभी देखेंगे कि इसका जो है प्रोटेक्शन क्या हमको करना है, क्या हम इसका बचाव कैसे करेंगे, इसका देखेंगे कि प्रोटेक्शन ऑफ शॉर्ट सर्किट। तो पहला होता है यूजिंग एमसीबी। एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो एमसीबी यूज करने से क्या होता है ना, अगर फॉल्ट होता है तो एमसीबी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। तो यूजिंग एमसीबी इज द फर्स्ट पॉइंट जो प्रोटेक्शन में हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है ना, यूज ऑफ फ्यूज। हम घर में सब यूज करते हैं फ्यूज, आप देखे होंगे। फ्यूज एक मतलब वायरिंग में एक ऐसा जगह होता है जहां पे पतला सा तार, मतलब दिस इज द वीक पॉइंट। क्या होता है, जो सर्किट का सबसे वीक पॉइंट है वो फ्यूज है, मतलब वहां पे बहुत पतला वायर जो है दिया जाता है। तो अगर ओवर शॉर्ट सर्किट होता है, अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो ये फ्यूज जो है क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने से सर्किट जो है कट हो गया, हमारा अप्लायंसेस डैमेज नहीं होगा या हमको शॉक नहीं लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर इंसुलेशन एंड वायरिंग। तो हमको जो है जब वायरिंग होता है हमारा, तो हमको ये देखना है कि क्या प्रॉपर जो वायर है वो अच्छा क्वालिटी का है, गुड क्वालिटी का है या नहीं है। तो हमेशा गुड क्वालिटी वायर यूज करने से शॉर्ट सर्किट होने का डर नहीं रहता है। नेक्स्ट जो है रेगुलर इंस्पेक्शन। क्या करना है, रेगुलर चेक करना है। तो रेगुलर इंस्पेक्शन मतलब हमको बीच बीच में देखना है कि हमारा जो स्विच सॉकेट है या वायरिंग है वो सही है या डैमेज हो रहा है, तो उसको चेक करना है हमको, रेगुलर इंटरवल में चेकिंग करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। एक होता है ELCB, RCCB, ये भी सर्किट ब्रेकर्स होते हैं। तो अगर कोई फॉल्ट होता है, लीकेज करंट होता है, तो ये जो है ट्रिप हो जाएंगे, जिस वजह से हम शॉर्ट सर्किट से
प्रोटेक्ट कर पाएंगे। सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ शॉर्ट सर्किट। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ओवरलोड क्या है, ओवरलोड क्या है और ओवरलोड का प्रोटेक्शन में हम क्या क्या यूज करते हैं। ओके, ये जो ओवरलोड है, ओवरलोड मतलब कोई भी डिवाइस का या कोई भी मशीन का कैपेसिटी से अगर ज्यादा उस पर लोड आ रहा है तो उसको हम ओवरलोड बोलते हैं। ओवरलोड होने से क्या होता है, सेम होता है जो शॉर्ट सर्किट होने से। सर्किट में हेवी करंट फ्लो होता है, बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करता है जब ओवरलोड होता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्या कॉज है ओवरलोड का। एक होता है टू मेनी अप्लायंसेस ऑन वन सर्किट। अगर एक सर्किट में आप बहुत ज्यादा लगा दिए, फैन लग गया, टीवी लग गया, एसी लग गया, सारा अगर एक ही सर्किट में लगा दोगे, एक ही वायरिंग में लगेगा तो क्या हो जाएगा, हेवी करंट फ्लो होने लगेगा, तो उसको हम बोलेंगे ओवरलोड। और क्या कॉज है ना, यूजिंग हाई पावर डिवाइस ऑन लो पावर वायरिंग। मतलब अगर 1 mm का वायर या 1.5 mm का वायरिंग है जिससे हम फैन या लाइट या टीवी चला सकते हैं, अगर 1 mm में आप एसी चलाओगे तो क्या होगा, हेवी करंट ड्रॉ करेगा और वो वायर मेल्ट हो जाएगा। तो हाई पावर डिवाइस को लो पावर वायरिंग में नहीं यूज करना चाहिए। रेटिंग के हिसाब से आप डिवाइस का उस हिसाब से वायरिंग करना है। और क्या कॉज है ना, फॉल्ट और ओल्ड अप्लायंसेस। अगर कोई मशीन फॉल्टी है, उसके अंदर में शॉर्ट हो गया है या कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो उसको अगर हम लगाते हैं सर्किट में तो क्या करेगा, वो हेवी करंट ड्रॉ करेगा। या बहुत पुराना अप्लायंसेस है वो हेवी करंट ड्रॉ करेगा, ओवरलोड होगा। उसके बाद जो है लूज कनेक्शन। अगर आपका कनेक्शन टाइट नहीं होता है तो वहां पे करंट ज्यादा ड्रॉ करेगा मशीन, तो लूज कनेक्शन से भी ओवरलोड होता है। तो ये था कॉजेस ऑफ ओवरलोड। अब हम देखते हैं इसका प्रोटेक्शन में हम क्या यूज करेंगे। देखो, ओवरलोड प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं ना, सेम चीज जैसे हम शॉर्ट सर्किट में एमसीबी यूज करते थे, यहाँ भी एमसीबी यूज होगा, जो ऑटोमेटिक अगर लोड ओवरलोड हुआ ऑटोमेटिक ये ट्रिप हो जाएगा, सर्किट को ब्रेक करेगा। फ्यूज यूज करेंगे हम। फ्यूज क्या करता है ना, मेल्ट हो जाता है। अगर ओवरलोड हुआ, हेवी करंट सर्किट में फ्लो होने लगा, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा तो ओवरलोड प्रोटेक्शन हो जाएगा। यूज करेक्ट रेटेड वायर। मतलब जैसे हम बोल रहे थे, एसी का अगर कनेक्शन करना है उसके लिए 4 mm वायर चाहिए। अगर बल्ब है 1.5 या 1 mm में हो जाएगा, फैन है 1.5 में हो जाएगा। तो यूज करेक्ट रेटेड वायर, सही रेटिंग का वायर अप्लायंसेस के लिए यूज करना चाहिए। और क्या है ना, अवॉइड यूजिंग मल्टीपल हाई पावर डिवाइस ऑन वन सॉकेट। एक ही सॉकेट में आप बहुत सारा, जैसे ग्राइंडर है, वाटर हीटर है, बहुत सारा हेवी जो करंट ड्रॉ करता है, उसको एक सॉकेट में यूज करेंगे तो हेवी करंट ड्रॉ होगा, ओवरलोड होगा। तो एक सॉकेट में ज्यादा डिवाइस यूज नहीं करना है। और एक आता है क्या ना, लास्ट पॉइंट है ऑटोमेटिक लोड कंट्रोलर, ALC। ऑटोमेटिक लोड कंट्रोलर क्या होता है, यूजिंग ऑटोमेटिक लोड कंट्रोलर, वो क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक काम करता है। अगर ओवरलोड हुआ तो जो डिवाइस, जो मशीन जरूरी नहीं है उसको बंद कर देगा, जो जरूरी है वो चलता रहेगा, जो जरूरी नहीं है वो बंद हो जाएगा। ये होता है ऑटोमेटिक लोड कंट्रोल। सो दीज आर द प्रोटेक्शन यूज्ड फॉर ओवरलोड। समझ में आया? तो इसका जो ये आई था, डबल आई में एक प्रॉब्लम है, मतलब न्यूमेरिकल से, इसका डबल आई में न्यूमेरिकल से। अभी देखते हैं उसका सोल्यूशन कैसे करना है। देखो, यहां पे क्वेश्चन दिया, ए सर्किट हैज R1 5 ohm, R2 10 ohm इन सीरीज। क्या दिया है, सीरीज में दिया है। अक्रॉस ए वोल्टेज सोर्स 30 वोल्ट। फाइंड द टोटल करंट विथ ए नीट डायग्राम। क्या पूछा है, सर्किट करंट पूछा है विथ डायग्राम। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं। सीरीज में लगा है R1, R2 क्या है, सीरीज में है, तो हम सीरीज सर्किट बनाएंगे। हो गया, दिस इज 5 ohm, ये है 10 ohm, 30 वोल्ट। हमको करंट निकालना है। तो डाटा गिवन हमको क्या दिया है, गिवन में दिया R1 इक्वल टू 5 ohm, R2 10 ohm, वोल्टेज दिया है V इक्वल टू 30 वोल्ट। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में हम क्या पढ़े थे ना, V इक्वल टू IR, लाइक दैट। यहाँ पे V का वैल्यू कितना दिया है 30 इक्वल टू I हमको निकालना है इंटू R कितना है। देखो ये सीरीज में है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा क्योंकि ये अलग अलग है। तो R टोटल, R इक्विवेलेंट इक्वल टू सीरीज में क्या था, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 इक्वल टू 5 प्लस 10 इक्वल टू 15 ओम। तो यहाँ पे पहले आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अभी मिल गया हमको R कितना मिला 15, इंप्लाइज दैट I इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 15, इंप्लाइज दैट I इक्वल टू 2 एम्पियर।
क्लियर? पूछा था टोटल करंट विद नीट सर्किट डायग्राम, दिस इज सर्किट डायग्राम, ये है R1, ये R2, करंट निकला कितना, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट I इक्वल टू 2 एम्पियर। ओके, ये हो गया ए का I डबल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी में भी दो क्वेश्चन है, देखते हैं उसमें क्या क्वेश्चन है हमारा। देखो यहां पे बोला राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फ्यूज एंड एमसीबी। क्या बोला, फ्यूज और एमसीबी में शॉर्ट नोट लिखना है। तो हम शॉर्ट नोट पहले फ्यूज देखेंगे क्या है। देखो फ्यूज सर्किट का सबसे वीक पॉइंट होता है, मतलब पूरा क्लोज सर्किट में, पूरा वायरिंग में फ्यूज जो जगह होता है उसको थोड़ा क्या बनाया गया, कमजोर बना दिया गया। मतलब ज्यादा करंट अगर फ्लो होगा तो कौन जगह सबसे पहले डैमेज होगा, जो जगह कमजोर है। तो वहां पे पतला वायर दिया जाता है तो वो जगह कमजोर रहता है, एक्सेस करंट फ्लो होने से वो ट्रिप हो जाएगा। समझ में आया? तो ए फ्यूज इज ए सिंपल प्रोटेक्टिव डिवाइस used in electrical circuit to prevent damage due to excess current। तो फ्यूज एक क्या है, मेटालिक स्ट्रिप होता है, मेटल वायर होता है। तो अगर एक्सेस करंट फ्लो होगा तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। समझ में आया? इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटल वायर। क्या होता है, एक मेटल वायर जनरली किसमें बनता है ना, टीन एंड लीड। टीन एंड लीड का एलॉय होता है, तो एक्सेस करंट फ्लो होने से हीट की वजह से मेल्ट हो जाएगा। तो ये फ्यूज करता क्या है ना, प्रोटेक्ट अप्लायंसेस फ्रॉम शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड। देखो एमसीबी जो है, एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी इज एन ऑटोमेटिक स्विचिंग डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट ए सर्किट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड। तो ये जो एमसीबी होता है, फ्यूज क्या होता है, फ्यूज मेल्ट होता है। एमसीबी क्या होता है ना, अगर ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट हुआ, उसकी वजह से करंट अगर हेवी फ्लो हुआ, बहुत ज्यादा करंट फ्लो हुआ, तो एमसीबी ऑटोमेटिक ट्रिप होगा। सब लोग देखोगे घर में एमसीबी हमारा लगा होता है, ट्रिप हो जाता है, उसको फिर जाके उठाएंगे तो फिर सप्लाई सर्किट क्लोज होगा। तो इसका एडवांटेजेस ये है कि ये ऑटोमेटिक क्या होता है, ट्रिप होता है। एक्सेस करंट फ्लो हुआ, ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा। ये क्या करता क्या है ना, प्रोटेक्ट हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल सर्किट। मतलब एमसीबी हम घर में भी यूज करते हैं, एमसीबी इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। एमसीबी प्रोटेक्ट करता है सर्किट को फ्रॉम एक्सेसिव करंट, और शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड अगर कुछ होता है तो ये प्रोटेक्ट करेगा। तो ये शॉर्ट नोट्स था, इतना ही लिखना। देखो यहां पे बोला कि R1 इक्वल टू 6 ओम, R2 equal to 12 ohm in parallel across 24 volt supply. Find the total current. Find the total current and each branch current with neat diagram. यहाँ पे पूछा R1 R2 दिया है, सप्लाई वोल्टेज दिया है, नीट डायग्राम के साथ सॉल्व करने बोला है। तो हम पहले डायग्राम बनाते हैं, पैरेलल में लगाए, ये याद रखना है, अक्रॉस पैरेलल। ये R1 R2, ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। 24 वोल्ट सप्लाई। पूछा है टोटल करंट I कितना है, फिर ब्रांच करंट मतलब यहाँ पे I1, ये I2, ये सारा निकालना है। समझ में आया? तो हम पहले देखेंगे डाटा गिवन क्या है। हमको क्या दिया है, R1 दिया है 6 ओम, R2 दिया है 12 ओम, V दिया है, वोल्टेज कितना दिया है 24 वोल्ट। देखो बच्चे, तो हमको अगर करंट निकालना है तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। बिना रेजिस्टेंस निकाले हम करंट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, टोटल करंट I नहीं निकलेगा। तो क्योंकि ओम्स लॉ अगर हम अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू IR, I इक्वल टू V बाई R, तो ये R का वैल्यू कहाँ है, नहीं है ना, यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है। सो पहले क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या था, टोटल R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पैरेलल में क्या, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ये सर नो, ये था दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में, ये फार्मूला था R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। कितना हुआ 6 इंटू 12 बाई 6 प्लस 12, कितना हो रहा है ये 6 इंटू 12 इक्वल टू, इंप्लाइज दैट R इक्विवेलेंट इक्वल टू 6 इंटू 12 कितना 72 बाई 18, 72 बाई 18 कितना 4 ओम, कितना निकला
आर इक्विवेलेंट कितना मिला, कितना मिला 4 ओम। टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर इंप्लाइज दैट I इक्वल टू V बाई आर। V तो दिया हुआ कितना 24 बाई R कितना मिला 4 इंप्लाइज दैट I इक्वल टू 24 बाई 4 कितना 6 एम्पियर। करंट मिल गया 6 एम्पियर। अभी क्या पूछा था ब्रांच करंट, तो ब्रांच करंट फिर हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। I कितना मिला 6 एम्पियर। देखो अभी हमको टोटल करंट मिल गया 6 एम्पियर मिला, तो हमको ब्रांच करंट निकालना है I1 एंड I2। तो I1 I2 कैसे निकालेंगे, करंट डिवीजन रूल डालेंगे, सिंपल सा। तो I1 इक्वल टू क्या था करंट डिवीजन रूल, टोटल करंट I इंटू इसका ऑपोजिट रेजिस्टेंस यानी R2, I इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। समझ में, डिवीजन का बिफोर करंट इंटू जहां निकालना है उसका ऑपोजिट रेजिस्टेंस बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो I हो गया 6 इंटू R2 12 बाई 6 प्लस 12 कितना हो रहा है 72 बाई 18 इक्वल टू 4 एम्पियर। I1 कितना मिला 4 एम्पियर। सेम थिंग्स हम I2 निकालेंगे। I2 इक्वल टू सेम फॉर्मूला, डिवीजन का बिफोर करंट I इंटू इसका ऑपोजिट में कौन है R1, इसका ऑपोजिट में कौन है R1 बाई R1 प्लस R2। I कितना है 6 इंटू R1 6 बाई R1 R2 6 प्लस 12 इक्वल टू 6 इंटू 6 36 बाई 18 इक्वल टू कितना 2 एम्पियर। ब्रांच करंट I1 4 एम्पियर, I2 2 एम्पियर, तो 4 प्लस 2 6 एम्पियर। क्लियर। वीडियो अगर अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।